लड़की जहां अचानक से डर के मारे सूरज के गले से लगी हुई थी, तो वहीं सूरज जैसे हक्का बक्का सा खड़ा रह गया। उसका मुंह खुला का खुला रह गया था। तभी उस लड़की की एक दोस्त उसे वहां से लेकर गई। बाहर आने पर भी उस लड़की की धड़कनें काफी तेजी से चल रही थी। उस लड़की की दोस्त ने पहले तो उसे शांत कराया और फिर उसने असमंजस से पूछा, तुम उसे जानती थी? किसे? लड़की अनजान बनते हुए बोली, अरे वही लड़का जिसके तुम अभी डर से गले लग पड़ी थी। उसकी दोस्त ने कहा तो उस लड़की ने हक्की बक्की होकर कहा, क्या? अब वह लड़की आंखें भीजते हुए सोचने लगी, हे भगवान, इधर सूरज अभी तक मॉल के बाहर खड़ा हक्का बक्का सा था। तभी उसका दोस्त बोल पड़ा, क्या लड़की थी? एकदम बवंडर। सूरज के मुंह से निकला तो उसका दोस्त एकटक उसे देखने लगा। उसके दोस्त ने पहली बार सूरज के मुंह से किसी लड़की के बारे में ऐसा सुना था, और वो भी किसी अनजान लड़की के बारे में सुनकर वह शॉक्ड सा था। सूरज को कल छाया के पास पहुंचना था और आज पहली बार किसी अनजान लड़की के बारे में सुनकर न जाने क्यों उस राहत सी महसूस हो रही थी। सुबह जब वह अपने दोस्त के फ्लैट से उठा तो उसका दोस्त बोल पड़ा, रानी। यह सुनकर सूरज एकटक उसे आश्चर्य से देखने लगा तो उसका दोस्त बोल पड़ा, तू आम खाना गुठली क्यों गिन रहा है? सूरज के वहां से जाने के बाद उसके दोस्त को याद आया वह पल जब रानी की दोस्त ने उसे रानी कहकर पुकारा था, और सूरज तो शौक सा था, पर उसके दोस्त हैप्पी ने सब सुन लिया था। हैप्पी और सूरज मार्केट में थे, जहां एक बार फिर सूरज को रानी नजर आई। रानी जो एक शॉप के पास खड़े होकर कुछ देख रही थी, तो सूरज न जाने कब से देखे जा रहा था। इधर उसके दोस्त ने चुपके से रानी की तस्वीर खींच ली और फिर सूरज को अचानक ही रानी के सामने धक्का दे दिया। सूरज को संभलने में जरा वक्त लगा और इधर वह संभल कर और अपने दोस्त को पीछे मुड़कर देख जैसे ही आगे मुड़ा, रानी उसे नजरों से ओझल दिखी। अब सूरज समझ चुका था शायद रानी उसकी किस्मत में नहीं, और यही सोचकर वह अगले दिन जैसे ही अपने दोस्त से विदा लेकर देवघर जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर खड़ा था कि उसके दोस्त ने अचानक से रानी की तस्वीर उसके हाथों में देते हुए कहा, ये ले तेरी अमानत, तेरी क्रश। यह सुनकर सूरज एक पल को हक्का बक्का सा रह गया और अगले ही पल उसने रानी की तस्वीर को यह कहते हुए लेने से मना करना चाहा कि किसी की तस्वीर ऐसे बिना पूछे रखना अच्छी बात नहीं, और फिर उसकी जमीर और ना ही उसका फर्ज उसे ऐसा करने की इजाजत देता है। पहले तो उसके दोस्त ने ध्यान से उसे सुना और फिर से घूरते हुए कहा, ए जमीर वाले, तेरा जमीर तू अपने पास ही रख, और वैसे भी इन सब बातों में ये सब नहीं देखा जाता, समझा? हैप्पी के बहुत समझाने और अजीबो गरीब तर्क देने पर सूरज किसी तरह तस्वीर को साथ रखने के लिए मान गया, और इधर जैसे ही ट्रेन स्टेशन से रवाना हो रही थी फिर उसे रानी दिखी। अब वह आंखें मलते हुए रानी को देखने की कोशिश करने लगा, फिर रानी आंखों से ओझल हो गई। अब सूरज सोचने लगा शायद यह उसका वहम था, वरना ऐसे थोड़ी ना हो सकता है एक पल को कोई लड़की दिखे और अगले ही पल वह ओझल हो जाए। घर पहुंचकर सूरज सबसे मिलकर बहुत खुश था। छाया भी अपने भाई को देखकर अत्यंत खुश थी। सूरज छाया से कुछ छुपाता नहीं था। वह रानी के बारे में सोचने लगा, क्या उसे रानी के बारे में छाया को बता देना चाहिए, पर फिर उसने खुद से ही कहा, जो स्टोरी शुरू ही नहीं हुई उसका क्या जिक्र करना। यही सब सोचकर उसने रानी की तस्वीर को खुद की अलमारी में कपड़ों के नीचे रख दिया और रानी के बारे में किसी से भी कभी जिक्र न करने का फैसला किया। इधर उसकी छुट्टियां बहुत अच्छी रही। उसने सबके साथ बहुत ही अच्छा समय गुजारा और छुट्टियां खत्म होने पर वह सरहद की ओर वापस लौट चला। वापस लौटते हुए वह ट्रेन में सोच रहा था, एक आर्मी पर्सन की जिंदगी भी कैसी होती है ना। जब वह छुट्टियों में घर आता है तो उसे देख सबके चेहरे खिल उठते हैं, और जब वह वापस लौटता है तो उसे विदा करते समय सबकी आंखें नम हो जाती है। उन लोगों को भी पता नहीं होता अगली बार वह उनसे मिलने चलकर आएगा भी या नहीं, या तिरंगे में लिपट कर आएगा, पर फिर भी एक उम्मीद की किरण लिए वे उसे विदा करते हैं। जैसे भी हो पर उनसे मिलने तो जरूर आएगा, वह सोच रहा था। एक आर्मी मैन सरहद पर जदोजहद करता है और यहाँ उसके घर वाले उसके वापस लौट आने की आस में हर दिन हर पल जदोजहद करते हैं और दुआ करते हैं वह अच्छे से अपने फर्ज को निभाकर माँ भारती की सेवा कर उनसे मिलने आएगा।
सूरज शाम होने से पहले तक पलामपुर आर्मी कैंप पहुंच चुका था, जहां उसके दोस्त जो यहाँ आने के बाद बने थे, वरुण और परनीत उसका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वह आते दिखा, वरुण तो वहीं कैंप में खड़े होकर उसके स्वागत में अपने हाथ हिलाने लगा, पर परनीत दौड़ते हुए आया और उसके गले से जा लगा। वह भी बड़े ही आत्मीय ढंग से उसके गले लगे हुए थे, पर तभी पीछे से वरुण खांसते हुए आया और मजाकिया लहजे में कहा, अरे मैं भी हूँ, तुम दोनों तो मुझे भूल ही गए। यह कहते हुए वरुण झूठ मूठ का गुस्सा करते हुए हाथ बांधे एक साइड में खड़ा हो गया। यह देख सूरज और परनीत ने एक दूसरे की तरफ देखा और उसके गले से लगते हुए कहा, ऐसा हो सकता है भला हम तुझे भूल जाएं। उन दोनों के गले से लगे वरुण का गुस्सा भी छूमंतर सा हो गया और फिर तीनों एक दूसरे के फिर से गले लग पड़े। इधर कैंप में उन तीनों की दोस्ती बड़ी ही मशहूर थी। आखिर ज्यादा दिन भी नहीं हुए थे और तीनों गहरे दोस्त बन चुके थे। फिलहाल उनकी दोस्ती मिलिट्री एकेडमी से ही थी, जहां तीनों पहली बार मिले थे। रात के समय सूरज और वरुण पेट्रोलिंग के लिए गए थे और परनीत फिलहाल कैंप के अंदर आराम कर रहा था। उसकी शिफ्ट दिन में ही खत्म हो चुकी थी। इधर जब वे दोनों वापस लौटे तो परनीत सूरज को देख मुस्कुरा रहा था। सूरज पहली बार तो उसे देख मुस्कुरा दिया, पर अगले ही पल जब परनीत की मुस्कुराहट बंद हो ही नहीं रही थी तो उसने उसे पहले तो इग्नोर करना चाहा, पर फिर भी जब उसकी मुस्कुराहट कम हो ही नहीं रही थी तो वरुण जब आराम करने के लिए लेट चुका था, वह उसे सवालिया नजरों से पूछने लगा, आखिर ऐसी क्या बात है जो परनीत की मुस्कुराहट कम होने का नाम ही नहीं ले रही। पर वरुण ने इनकार में अपने कंधे उचका दिए, मानो वह कहना चाह रहा हो उसे भी नहीं पता। इधर अगले दिन सूरज की अकेले ही नाइट शिफ्ट थी और परनीत और वरुण कैंप में थे। वरुण ने बातों ही बातों में परनीत से उसके मुस्कुराने की वजह पूछी तो उसने जो बताया, यह सुनकर वरुण की आंखों में चमक आ गई और वे दोनों अब बेसब्री से सूरज की प्रतीक्षा करने लगे। असल में यहाँ ये लोग 3-3 करके कैंप में रहते थे, जहाँ सूरज, वरुण और परनीत साथ में ही रहते थे। सूरज जैसे ही अपनी शिफ्ट खत्म कर लौटा, वरुण और परनीत आज दोनों ही उसे देख मुस्कुरा रहे थे। पहले तो उसने उन दोनों को इग्नोर करना चाहा, पर फिर भी जब उन दोनों की मुस्कुराहट कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी तो उसने उन दोनों को घूरते हुए कहा, क्या हुआ। इस बात पर भी उन दोनों की तरफ से कोई रिएक्शन आ ही नहीं रहा था। आखिरकार हार कर जब वह कैंप से बाहर निकलने लगा कि अचानक ही परनीत ने उसके आगे रानी की तस्वीर बढ़ा दी। यह देखकर सूरज की आंखें फटी की फटी रह गई। उसके मुंह से मानो आवाज ही नहीं निकल रही थी। अब जब परनीत ने खुले तौर पर उसे पूछा, कौन है ये, तो पहले तो उसने बहाना बनाना चाहा, पर फिर हार कर उसने छुट्टियों के दौरान हुई सारी आपबीती उन्हें बता दी। रानी का पहली बार मिलना, देखते ही एक अनजाने एहसास का महसूस होना, उसके नाम का पता चलना और अंत में नजरों से ओझल हो जाना। सूरज ने जब नजरों से ओझल वाली बात बताई तो परनीत और वरुण दोनों ने ही अपना माथा पीट लिया और एक जगह खड़े हो गए। सूरज उन्हें असमंजस्य से देखने लगा कि परनीत ने उसके गर्दन पर हाथ रखते हुए कहा, ओझल हो गई क्या, मतलब इससे पहले ही तुझे प्रपोज कर देना चाहिए था ना। सूरज यह सुन शर्मा गया, उसके गाल गुलाबी से हो गए, पर तभी उसने खुद को संभालते हुए परनीत से पूछा, पर तुझे यह फोटो मिली कहाँ से। यह सुनकर परनीत ने उसे उस दिन की बात बताई जब सूरज और वरुण पेट्रोलिंग के लिए गए थे और वह अकेले कैंप में बैठे हुए था। उसे जोरों की भूख लगाई थी और इसी खातिर उसने सूरज के बैग को खोला। सूरज ने पहले ही कहा था कि छाया ने उन सब के लिए कुछ न कुछ खाने के लिए भेजा है और उसे भूख लगे तो वह बैग से निकाल ले। जब परनीत बैग से खाने का सामान निकाल रहा था तो सूरज के कपड़ों के बीच में रखी रानी की तस्वीर पर अचानक ही उसकी नजर ठहर सी गई और वह सारा माजरा समझ गया और आखिर सूरज ने आज खुद ही रानी के बारे में उन दोनों को सब बता दिया। इस बात को तकरीबन 2 साल बीत चुके थे। इस बीच सूरज सरहद पर गया, घर भी गया, पर उसने रानी के बारे में आगे कभी कोई बात नहीं छेड़ी। वह अब कैप्टन बन चुका था, कैप्टन सूरज राठौर। और आज जब वह घर आया तो उसे एक आर्मी ऑफिसर की बेटी की शादी में शामिल होने का मौका मिला। मेहंदी के दिन जैसे ही उसकी नजर दुल्हन पर गई, जो अपनी सहेलियों से घिरी हंसती खिलखिलाती मेहंदी लगवाने में व्यस्त थी, उसके हाथ में पकड़ा कांच का गिलास उसके हाथों के साथ साथ
उसके दिल को भी छलनी कर गया। गिलास उसके हाथ के साथ साथ उसके दिल को भी लहूलुहान कर गया। वह अपने फर्ज में इस कदर उलझा था कि रानी का ख्याल अब तक उसके जेहन में उतना नहीं आया था और उसने भी रानी को सिर्फ अपनी पसंद करार दिया था। पर पसंद और प्यार के बीच एक बेसिक सा अंतर होता है जिससे कैप्टन साहब शायद अनजान थे, और वह यही कि पसंद तो कोई भी आ सकता है पर फीलिंग्स किसी एक के लिए होती है। वो स्पेशल सी फीलिंग जो रह रहकर बेचैनी की वजह बनती है तो भीड़ में भी तन्हाई का एहसास दिलाती है। कैप्टन सूरज राठौर को भी इस समय रानी को सामने देख वही बेचैनी और तन्हाई का एहसास हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था काश समय थोड़ी देर के लिए ही सही 2 साल पीछे चला जाता और वह रानी को अपने दिल की बात बता पाता। यही सब सोचते सोचते वह रानी को देखकर खुद में गुम हो चुका था कि तभी एक अन्य ऑफिसर्स ने उसके हाथ से रिस रिस कर बहते खून को देख लिया और उसने फौरन उससे पूछ लिया, आखिर ये हुआ कैसे, ये चोट लगी कैसे। पर सूरज अब क्या जवाब दे। आखिरकार उसने बहाना बनाते हुए सिर्फ इतना ही कहा। उसका ध्यान नहीं रहा। फिर यह जल्दबाजी करते हुए एक्सक्यूज मी कहते हुए वहां से चला गया। वह यहाँ से दूर चले जाना चाहता था। उड़ते उड़ते उसके कानों में यह बात भी पहुंच चुकी थी कि रानी लव मैरिज कर रही है। वह वहां से दूर चला ही जाता, पर तभी रानी जो इस समय शोभित से बात करने के लिए एक डेकोरेटेड पर्दे के पीछे खड़ी थी और हाथों में मेहंदी लगे होने के कारण उसे फोन पकड़ने में परेशानी हो रही थी, ने इशारों से उसे पास बुलाया। सूरज रानी के पास नहीं जाना चाहता था और आसपास कोई और भी नहीं था जिसे सूरज खुद की जगह भेजता, और फिर ना चाहते हुए भी सूरज रानी के पास जाकर उसके फोन को उसके कान से सटाकर खड़ा हो गया। रानी का मुंह दूसरी साइड था और सूरज का दूसरी तरफ। सूरज नोटिस कर रहा था रानी की वह खिलखिलाती मुस्कुराहट जो बातों के बीच बीच में रानी के चेहरे पर आ रही थी, तो वहीं वह आज उस लाइट पिंक लहंगे में आसमान के चांद को कड़ी टक्कर दे रही थी। सूरज का रानी के इतने करीब रहना जैसे उसके दिल की धड़कनों को और बढ़ा रहा था और उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसके लिए वहां रुकना मुश्किल सा हो रहा था। जैसे ही रानी की बात खत्म हुई, सूरज 1 मिनट भी रुके बिना फौरन वहां से चला गया। यहाँ तक कि रानी भी उसके चेहरे को ना देख पाई। सूरज की छुट्टियां अभी बाकी थी। वह सोच रहा था अच्छा है वरुण और परनीत यहाँ नहीं है, वरना उसका तो पता नहीं, पर वे दोनों जरूर कुछ ना कुछ पक देते। रामचंद्र जी रिटायर आर्मी ऑफिसर्स थे और उनकी काफी रिस्पेक्ट थी। सूरज के पास ऐसा कोई बहाना नहीं था कि वह शादी को बीच में छोड़कर चला जाए। उसे ना चाहते हुए भी विदाई तक रुकना ही था। वह मन महसूस कर रानी की विदाई तक रुका हुआ था। 2 दिन बाद रानी की शादी और विदाई होने वाली थी, पर तभी उसे कुछ आवाजें आई और जब वह बाहर आया और आसपास से जब पता चला कि रानी का होने वाला दूल्हा शादी छोड़कर बीच रास्ते में रानी से किए वादे को तोड़कर जा चुका है, और न जाने क्यों उस दिल में एक दर्द सा महसूस हुआ। एक ऐसा दर्द जो इस समय रानी महसूस कर रही थी, या उससे भी बड़ा दर्द, एक ऐसा दर्द जो अपने प्यार को दर्द में देखकर खुद भी दर्द में था। चारों ओर रानी और उसकी फैमिली का मजाक सा बन चुका था। रानी के कैरेक्टर पर भी उंगली तक उठाई जा रही थी, और उसमें सूरज ने वही किया जो उसे सही लगा। उसने सामने से रामचंद्र जी से रानी से शादी करने का प्रस्ताव रखा। एक पल तो रानी के पेरेंट्स और सुधीर यह सुनकर सन से रह गए। आखिरकार उन्होंने रानी को बड़े प्यार से पाला था, और ऐसे ही विश्वास कर किसी के हाथों में भी रानी का हाथ देना उन्हें उचित नहीं लग रहा था। पर तभी जनरल हरीश बख्शी, जो सूरज की बहादुरी और उससे भली भांति परिचित थे और सूरज के पिता के कभी सहयोगी रह चुके थे और आगे चलकर कभी रामचंद्र जी के रेजिमेंट में भी रह चुके थे, कि आश्वासन देने पर रामचंद्र जी रानी की शादी सूरज से करने के लिए तैयार हो गए। सूरज वह दिन कैसे भूल सकता था जब शादी के जोड़े में सजी धजी रानी मंडप में सूरज के सामने आई, और आखिर मेहंदी ऐसा अक्षर से शोभित के नाम की भले ही लगी हो, पर 7 जन्मों के लिए रानी और सूरज एक दूजे के हो गए। सूरज बोलते बोलते एकदम से खामोश सा हो गया। छाया एकटक सूरज को देखे जा रही थी। तभी सूरज छाया की ओर पीट कर खड़ा हो गया और कहा, पता है छाया, मुझे लगता था रानी मेरी किस्मत में नहीं, तभी तो मिलकर भी नहीं मिल रही, पर जब शादी के मंडप में पंडित जी ने रानी का हाथ मेरे हाथों में रखा तो लगा चाहत अगर शिद्दत से हो तो आपका प्यार आपको मिल भी जाता है।
इतना कहकर सूरज खामोश सा हो गया और इधर वातावरण में भी एकदम से सन्नाटा सा पसर गया। पर तभी सूरज ने एक ठंडी आह ली और आसमान को एक नजर देख आगे कहा, पर मैं गलत था, रानी मेरी नहीं शोभित की है। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।